पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। बच्चों, हम अपनी बात को अलग अलग तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आइए चित्रों द्वारा समझते हैं। पहले चित्र में माता अपने पुत्र को अच्छे अंकों के लिए शाबाशी दे रही है। दूसरे चित्र में अध्यापक श्याम पट्ट पर लिखकर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। अंतिम चित्र में गायक श्रोताओं को संगीत सुना रहा है। हम कुछ बातें संकेतों के माध्यम से तथा कुछ बातें मौखिक माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपनी बात को स्पष्ट रूप से बताने या कहने के लिए बोलना अथवा लिखना आवश्यक है। भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। नेताजी जनता को और फिल्म एवं टेलीविजन के कलाकार दर्शकों को अपनी बात बोलकर समझाते हैं और हम समझते जाते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्र और पुस्तकें लिखित रूप में अपनी बात प्रकट करती हैं और लोग पढ़कर समझते हैं। अपनी बातों को लिखित या मौखिक माध्यम से दूसरों को समझाना और उनकी बात समझना ही भाषा है। जिस माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा की रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा। जब हम बोलकर या परस्पर बातचीत के द्वारा अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचार जानते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मोबाइल फोन पर बातें करना, आपस में बातचीत करना, भाषण देना, डॉक्टर का मरीज से बातें करना इत्यादि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। 2. लिखित भाषा। जब हम अपनी बातें लिखकर प्रकट करते हैं, तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। छपी हुई पत्रिकाएं, किसी के लिए लिखे हुए पत्र, पुस्तकें, इंटरनेट, सूचना बोर्ड आदि लिखित रूप में हमें जानकारी देते हैं तथा हम पढ़कर समझते हैं। अपनी बातों को लिखकर प्रकट करना ही भाषा का लिखित रूप है तथा जब हम उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। समाचार पत्र पढ़ना, कहानियां, उपन्यास पढ़ना, पत्र लिखना, बोर्डों पर लिखी सूचनाएं आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। मातृभाषा। जिस भाषा को बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। माँ बच्चे के सबसे निकट होती है, इसलिए बच्चा माँ द्वारा बोले गए शब्दों को सीखने का प्रयास सबसे पहले करता है। इसी प्रकार वह परिवार के अन्य सदस्यों की भाषा सुनने, समझने और सीखने का प्रयास करता है। बच्चे के परिवार में यदि हिंदी बोली जाती है तो बच्चा हिंदी सीख जाता है। इसी प्रकार पंजाबी परिवार में पैदा हुआ बच्चा पंजाबी सीख जाता है। यही हिंदी या पंजाबी बच्चे की मातृभाषा बन जाती है। अतः जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार में सबसे पहले सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा। कोई भी राष्ट्र विशाल भूभाग पर फैला होता है और उस राष्ट्र में भांति भांति की भाषाएं बोली जाती हैं। इन्हीं भाषाओं में कोई भाषा ऐसी होती है जिसका प्रयोग अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। उस भाषा को राष्ट्र की अधिकतम जनसंख्या समझती है। यही उस राष्ट्र की
राष्ट्रभाषा बन जाती है। अतः जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इस दृष्टि से हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा। किसी देश में भले ही अनेक भाषाएं बोली जाती हों, परंतु वहां के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा संवैधानिक रूप से निश्चित रहती है और उस भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। हिंदी को राजभाषा का गौरवपूर्ण स्थान 14 सितंबर 1949 को मिला था। अतः जो भाषा किसी देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। बोली। भाषा का सीमित एवं क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का प्रयोग विस्तृत भूभाग पर किया जाता है, जिसका प्रयोग करना अधिकतम जनसंख्या जानती है। बोली का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित लोकगीत, लोक कथाएं आदि उस बोली को विख्यात बनाते हैं। किसी एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, अतः भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा, बोली। 1. भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। यह राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती है, जबकि बोली का प्रयोग स्थान विशेष तक सीमित होता है और सामान्यतः केवल उस स्थान पर ही वह बोली प्रयुक्त की जाती है। दूसरा, भाषा। भाषा का अपना लिखित साहित्य एवं व्याकरण होता है, जबकि बोली में अपना कोई साहित्य नहीं होता है। तीसरा, भाषा। भाषा में व्याकरण एवं सिद्धांतों का महत्व होता है, जबकि बोली में कहावतों, लोकगीतों और लोक कथाओं को महत्व दिया जाता है। 4. भाषा। भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जबकि बोली की अपनी कोई अलग लिपि नहीं होती। लिपि। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने में लिपि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लिखित रूप के कारण ही मनुष्य अपने भावों, विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाने में समर्थ हुआ है। यदि मनुष्य लिपि का विकास ना करता तो आने वाली पीढ़ियां वेद, पुराण आदि के ज्ञान से अनभिज्ञ ही रह जाती। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अतः भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां। लिपि का अर्थ है किसी भाषा की लिखावट या उसे लिखने का ढंग। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ध्वनियों को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। चिन्हों की यह व्यवस्था ही लिपि कहलाती है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां निम्नलिखित हैं। भाषा, लिपि। हिंदी भाषा, जिसकी लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा, जिसकी लिपि देवनागरी है। नेपाली भाषा, जिसकी लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा, जिसकी लिपि गुरमुखी है। मराठी भाषा, जिसकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा, जिसकी लिपि रोमन है। उर्दू भाषा, जिसकी लिपि फारसी है। बांग्ला भाषा,
जिसकी लिपि बांग्ला है, जर्मन भाषा जिसकी लिपि रोमन है, फ्रेंच भाषा जिसकी लिपि रोमन है। व्याकरण। चलिए चित्रों के आधार पर पढ़ते हैं। पहला चित्र, मेरे को दाल पसंद नहीं। दूसरा चित्र, तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं करता। पढ़ते समय इन वाक्यों को आपने अशुद्ध पाया होगा। आइए अब इनका शुद्ध रूप देखते हैं। मुझे दाल पसंद नहीं है। तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं करते हो। भाषा के शुद्ध रूप अर्थात वर्ण, शब्द एवं वाक्यों की रचना को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। इसके द्वारा शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना आता है। भाषा की शुद्धता व सुंदरता को बनाए रखने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अतः जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित अंगों पर विचार किया जाता है। पहला है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के रूप, आकार का ज्ञान प्राप्त करते हुए उनके उच्चारण, भेद, संयोग, वर्णमाला इत्यादि संबंधी नियमों का वर्णन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, संधि विच्छेद, बनावट, उत्पत्ति आदि के नियमों का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों की संरचना, भेद, रूपांतरण आदि के नियमों का वर्णन किया जाता है। और भी जाने। एक ही भाव विचार को विभिन्न भाषाओं में लिखा जा सकता है। जैसे मैं घर जाता हूं, हिंदी, आई गो टू होम, इंग्लिश, अहम गृहम गच्छामि, संस्कृत। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपने सीखा, भाषा अपने मन के भाव विचार प्रकट करने का एक माध्यम है। भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। बोलकर व सुनकर विचारों का आदान प्रदान करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखकर व पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। घर परिवार में सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश के कार्यालयों और राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए प्रयुक्त संकेतों को लिपि कहते हैं। व्याकरण के 3 भेद हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं।